हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, देखिए आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। जो हमारा टॉपिक है वो मैटर इन आवर सराउंडिंग है। ठीक है, ये क्लास 9th की एनसीईआरटी का साइंस का चैप्टर है, जिसमें हम आज पढ़ने जा रहे हैं हमारे आसपास के पदार्थ। देखिए ये टॉपिक किसी भी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। अभी जितने भी एग्ज़ाम आ रही हैं उसमें सारे जगह ये टॉपिक कहीं ना कहीं काम में आता है। आप किसी भी एग्ज़ाम को ले लीजिए, चाहे वो रेलवे हो, चाहे वो एसएससी हो, बैंकिंग हो, उसके बाद आपका स्टेट सर्विसेज हो, तो इन जगह ये आपको काम आने वाला है। तो देखिए इसमें क्या हो जाएगा, सबसे पहले हम जो पढ़ने जा रहे हैं कि मैटर इन आवर सराउंडिंग चैप्टर में हम ये पढ़ेंगे कि जो हमारे आसपास जो जितने भी ये पदार्थ में जो नज़र आ रही, जो वस्तुएं नज़र आ रही हैं, तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। एनसीईआरटी की बुक को हम कवर करने की कोशिश करेंगे कि अपने चारों ओर नज़र दौड़ाने पर हमें विभिन्न प्रकार की वस्तुएं नज़र आती है, जिनका आकार, आकृति, बनावट अलग अलग होता है। तो ये सब क्या होता है, देखिए सबसे पहले जो हम ये टर्म समझने जा रहे हैं, पदार्थ। ठीक है, तो ये जो पदार्थ है, जो पदार्थ हम किसे बोलते हैं, मैटर। जो अपना स्थान, जहाँ पे किसी वस्तु को यदि हम रखते हैं तो वो स्थान छेकता हो, उसके बाद जो है जैसे कि पत्थर, बादल, तारे, पौधे, ये सब क्या हो जाएगा, एक बूंद या रेत, ये सब सभी पदार्थ है। ठीक है, तो पदार्थ जो होता है सभी वस्तुओं का द्रव्यमान होता है, उसमें कुछ आयतन होता है। ठीक है, यहाँ तक हमने बताया आपको। अब आगे देखिए इसमें क्या होगा। इसमें आगे जो है, प्राचीन काल से ही मनुष्य अपने आसपास को समझने का प्रयास करते रहा है। भारत के प्राचीन दार्शनिक ने पदार्थ को 5 मूल तत्वों में वर्गीकृत किया है, जिसे हम पंचतत्व कहा गया है। दोस्तों देखिए यहाँ पे जो है ना, इसे इसे पंचतत्व भी कहा गया है। पंचतत्व का मतलब आप बखूबी समझ रहे होंगे, वायु, पृथ्वी, अग्नि, जल और आकाश है। ठीक है, ये उसके अनुसार हमारे 5 तत्व हैं, जिससे हम ये मिलके बना हुआ है। ठीक है, ये पदार्थ। अब देखिए, अब इसमें हम ये पढ़ने जा रहे हैं कि पदार्थ जो है हमारा, पदार्थ कणों से मिलकर बना होता है। ठीक है, इसमें पदार्थ के ये कण क्या होते हैं, बहुत छोटे होते हैं। ठीक है, तो बहुत छोटे होते हैं। और पदार्थ को हम कितने भागों में बांट सकते हैं, सबसे पहले देखिए यहाँ पे एक और चीज़ इम्पोर्टेंट है कि पदार्थ के अभिलक्षित गुण क्या है, मतलब जो हमारा सब्सटेंस है, जो पदार्थ है, मैटर है, उसकी क्वालिटी क्या है। तो क्वालिटी इसकी ये है कि देखिए इसमें ये बताया गया है कि पदार्थ जो होता है वो निरंतर गतिशील होते हैं। क्या होते हैं, उसके जो कण होते हैं निरंतर गतिशील होते हैं। अब दूसरा दूसरा इसमें ये बताया गया है कि पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है। तो ये चीज़ यहाँ पे इसने यही बताया है कि पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं, अर्थात उनमें गतिज ऊर्जा होती है। क्या होती है उसमें, जैसे ये यहाँ पे है ना, यहाँ पे गतिज ऊर्जा होती है, अर्थात उसमें गतिज ऊर्जा होती है। तो ये आपका हो गया यहाँ पे। ठीक है, इसके बाद ये इसमें आपका गतिज ऊर्जा होता है। आगे मैं बता रहा हूँ आपको कि देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो गया। ठीक है, अब जो है, जो मुख्य मुख्य चीज़ें हैं बस हम वही इसमें डिस्कस करने वाले हैं कि तापमान बढ़ने से कणों की गति तेज हो जाती है, इसलिए हम कह सकते हैं तापमान बढ़ने से कणों की गतिज ऊर्जा भी बढ़ जाती है। ठीक है, ये इतना हो गया। इसके बाद देखिए आगे पदार्थ की अवस्थाओं के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। तो पदार्थ की अवस्थाएं कौन सी अवस्थाएं होती है, हमारी ठोस अवस्था होती है। ठोस अवस्था किसे कहते हैं, ठोस अवस्था वो होता है जिसमें मान लीजिए कि जो जिसके कण जो होते हैं वो एक दूसरे से काफ़ी आकर्षित रहते हैं और जुड़े हुए होते हैं, जिसमें अंतराण्विक बल कार्य करते हैं। तो वो क्या होते हैं, वो ठोस होते हैं, तो उसी को हम ठोस अवस्था कहते हैं। निश्चित आयतन और आकार उसमें होता है। क्या होता है, निश्चित आयतन और आकार, जिसको कहते हैं शेप एंड वॉल्यूम होता है। ठीक है, तो ये सभी ठोस ही हैं, क्योंकि बाह्य बल लगे जाने पर रबर बैंड का आकार बदलता है और बल हटाने पर यह पुनः अपने मूल आकार में आ जाता है। ठीक है, यह उसके बाद देखिए द्रव अवस्था के बारे में। ठोस अवस्था हो गया, द्रव अवस्था हो जाएगा। द्रव अवस्था के बारे में अब हम पढ़ने जा रहे हैं कि द्रव अवस्था क्या होता है। कि देखिए द्रव अवस्था क्या होता है, द्रव अवस्था तो वो होता है कि अगर जैसे कि मान लीजिए एक गिलास हम यूज करते हैं, ठीक है, उसमें पानी रखते हैं, तो उस गिलास में क्या होता है, पानी तो जगह अपना बना लेती है, तो यानी कि उसका कोई शेप तो नहीं है। बाल्टीन में भी रखेंगे तो बाल्टीन में भी अपना एक शेप बना लेगा।
ठीक है। तो हम कहने का मतलब क्या है, वो शेप उसका बदलते रहता है। ठीक है, तो शेप इसका आकार ले लेते हैं। तो द्रव में भाव होता है, उनका आकार बदलता है, इसलिए जो है ना ये तरल होते हैं। ठीक है, तो ये हमारा जो हो जाएगा, ये आपका हमारा हो गया इधर। ये जो मैंने अभी डिस्कस किया, ये द्रव के बारे में क्या है कि सभी जीवधारी अपने जीवन निर्वाह के लिए ऑक्सीजन सांस लेते हैं। जलीय जंतु जल में घुली ऑक्सीजन के कारण सांस लेते हैं। इस तरह हम निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि द्रव में ठोस, द्रव और गैस तीनों का मिश्रण संभव है। ठीक है, ये हमारा हो गया। अब गैस का अवस्था क्या हो जाएगा, गैसीय अवस्था के बारे में ये देखिए कि जैसे कि हमारा लिक्विड पेट्रोलियम गैस हो गया, सीएनजी गैस हो गया, ये सब किसके वजह से होता है, संपीड़ता के वजह से होता है। मतलब कि उसका संपीड़न के वजह से जो अधिक होने के कारण गैस अत्यधिक आयतन को एक कम आयतन वाले सिलेंडर में संपीड़ित कर देता है। ठीक है, तो ये आपका गैसीय अवस्था हो गया, मतलब गैस के फॉर्म में जो हो गया। जैसे कि हम किसी भी गुब्बारे का एग्जांपल लेते हैं, उसमें हम जब हवा भरते हैं तो वो देखते होंगे आप कि वो गैस का ही फॉर्म होता है। तो ठीक है, तो ये इसका टोटल पार्ट हो गया। तो हमने इसमें क्या सीखा कि जो हमारा पदार्थ होता है, ठीक है, पदार्थ में हमारा ठोस अवस्था होता है पदार्थ का, द्रव अवस्था होता है, गैस अवस्था होता है, ये तीन हमने यहाँ पे आपको बता दिया। तापमान परिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ता है ये बताइए। देखिए, ठोस के तापमान को बढ़ाने पर उसके कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। अब गतिज ऊर्जा जब वृद्धि होने लगेगी तो इसमें क्या होगा, अधिक तेज से कंपन करने लगता है, जिसके कारण उसका आकर्षण बल जो होता है, आकर्षण बल को पार कर लेती है। ठीक है, तो वो अधिक स्वतंत्र गति से घूमने लगती है। तो इसमें हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा, हाँ एक और चीज़ इसमें ये हो जाएगा, किसी ठोस का कण उसके कणों के बीच आकर्षण बल के समान को दर्शाता है। मतलब देखिए, ये जो एग्जाम में है ना, ये पूछा गया था, ये बीपीएससी का जो एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया था। आई थिंक ये बर्फ का जो होता है ना गलनांक, बर्फ का गलनांक जो मेल्टिंग पॉइंट हो कितना होता है, तो बर्फ़ का मेल्टिंग पॉइंट ये मैंने आपको यहाँ पे बताया है। बर्फ़ का मैंने 273.15 केल्विन होता है, इसको आप याद रखिएगा। किसी ठोस की गलने की प्रक्रिया में तापमान समान रहता है, ऐसे में उसमें ऊर्जा कहाँ जाती है। तो देखिए, गलने के प्रयोग की प्रक्रिया के दौरान आपने ध्यान दिया होगा, गलनांक पर पहुंचने के बाद जब तक संपूर्ण बर्फ पिघल नहीं जाती तापमान नहीं बदलता है। ठीक है, तो ये जो बातें बताई गई हैं ना, कि ये बर्फ़ के बारे में ये बताया गया है कि अगर किसी भी संदूक में यदि हम बर्फ़ को रखते हैं तो जब तक उसमें बाहरी उष्मा उस पे नहीं लगती तब तक वो नहीं पिघलता है। ठीक है, ये चीज़ इसमें बताया गया। बाकी ये देखिए, स्टेट इसमें चेंज हुआ है, ठोस, लिक्विड और गैस के फॉर्म में चेंज हुआ है। ठीक है, एक और चीज़ यहाँ पे ये भी है कि दाब परिवर्तन का प्रभाव भी है। दाब परिवर्तन का प्रभाव ये है कि देखिए, दाब के बढ़ने पर तापमान घटने से गैस द्रव में बदल सकती है। ठीक है, और उसके बाद ये तो इम्पोर्टेंट नहीं है, ठोस द्रव गैस। देखिए दोस्तों, एक और चीज़ यहाँ पे मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये वाला पार्ट बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इसको आप समझने की कोशिश कीजिए कि इसमें क्या है। ये तो आपका ठोस हो गया। देखिए, ठोस से जैसे गैस में बदला तो ये क्या हो जाए, सब्लिमेशन हो गया, मतलब ऊर्ध्वपातन हो गया। फिर यहाँ से देखिए, यहाँ से हो जाएगा ठोस, उसके बाद आपका ये देखिए द्रव से मतलब गैस में आया है। ठीक है, द्रव से मतलब गैस में आया तो वाष्पीकरण हो गया, और गैस से यदि द्रव में गया तो ये आपका संघनन हो गया। ठीक है, तो वाष्पीकरण जो होता है ना, वाष्पीकरण क्या होता है, वाष्पीकरण तो वही होता है कि जैसे कोई गैस जो है हवा में, जैसे हम किसी चीज़ को जैसे गर्म करते हैं उससे गैस निकला तो उसका क्या हो रहा है, वाष्पीकरण हो रहा है। ठीक है, तो वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले ये कुछ कारक भी हैं। तो इसमें कुछ कारक ये हैं, एक ये हो जाएगा सतह क्षेत्र बढ़ने पर, एक ये कारक हो गया। ठीक है, कि मतलब इसमें ये चीज़ बता रहा है कि सतह क्षेत्र बढ़ने पर जो हो जाएगा ना, वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है। तापमान में वृद्धि भी है एक, तापमान बढ़ने पर अधिक कणों को पर्याप्त गतिज ऊर्जा मिलती है जिससे वे वाष्पित हो जाते हैं। आर्द्रता में कमी भी है एक, वायु की गति में वृद्धि। तो देखिए, वाष्पीकरण के कारण सतलता कैसी होती है। वाष्प खुले हुए बर्तन में रखे द्रव में निरंतर वाष्पीकरण होता रहता है, और वाष्पीकरण के दौरान कम हुई ऊर्जा को पुनः प्राप्त करने के लिए द्रव के कण आसपास से ऊर्जा अवशोषित कर लेते हैं। इस तरह से आसपास ऊर्जा के अवशोषित होने के कारण शीतलता हो जाती है।
अच्छा, एक चीज़ मैं इसमें ये बताना चाहूँगा कि गर्मियों के दिन में सूती कपड़े क्यों पहनने चाहिए। तो गर्मियों के दिन में सूती कपड़े क्यों पहनने चाहिए, देखिए इसमें ये चीज़ पूछा गया है ना कि शारीरिक प्रक्रिया के कारण गर्मियों में हमें ज़्यादा पसीना आता है, जिससे हमें शीतलता मिलती है। जैसा कि हम जानते हैं कि वाष्पीकरण के दौरान द्रव की सतह के कण हमारे शरीर या आसपास ऊर्जा प्राप्त करके वाष्प में बदल जाते हैं। तो वाष्पीकरण की प्रसुप्त ऊष्मा के बराबर उसमें ऊर्जा हमारे शरीर से अवशोषित हो जाती है, जिससे सरल शीतल हो जाता है। ठीक है, तो ये भी हो गया, इसको भी आपको याद रखना है। और यहाँ पे देखिए कुछ चीज़ें हैं, इसको भी आपको वो करना है, याद रखना है कि द्रव जो होता है ना, द्रव ये हमेशा सूक्ष्म कणों से मिलके बना होता है। ठीक है, उसके बाद फिर आपका ये इधर हो गया, अभी मैं बता दे रहा हूँ। उसके बाद हमारे आसपास के 3 अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव, गैस, ये भी हमने पढ़ लिया है। ठोस के कण में आकर्षण बल सबसे अधिक होता है, गैस के कण में सबसे कम, द्रव में इन दोनों के मध्यवर्ती होता है, ये भी करना है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हो गई, ये सब को आपको याद रखना है। ठीक है, तो ये हमारा देखिए जो है ना, हमारा ये फर्स्ट चैप्टर हो गया क्लास 9th का। अब जो मैं कल लेके आऊँगा एक और चैप्टर, वो चैप्टर 2 होगा। ठीक है, देखिए मैं यहाँ पे जो मुख्य चीज़ें हैं जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जाता है, मैं सिर्फ वही आपको यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है, फिर कल मैं आऊँगा इसका अध्याय 2 लेके। आज के लिए बस इतना ही। ठीक है, इस चैप्टर को आप मैटर इन आवर सराउंडिंग को आप, आई होप कि आपने अच्छे से समझा होगा। तो मैंने औरली जो ये सब मुख्य रूप से जो बातें वो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। नेक्स्ट चैप्टर मैं अगले दिन लेके आऊँगा। ठीक है, तो आपको उसको भी अच्छे से रिवाइज करा दूँगा। ओके, एंड तब तक के लिए आप इसे रिवाइज कर लीजिए, देखते रहिए। चैनल को लाइक सब्सक्राइब भी आप कर सकते हैं। थैंक यू।